पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फार्मूला लिखो, एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में। लिखो, कॉपी में लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक्सियल में कितना था और इक्वेटोरियल में कितना था, याद है ना? याद है? कितना था इक्वेटोरियल में? 0। और एक्सियल में? एक्सियल में कितना था पोटेंशियल? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सर फार्मूला याद कर लीजिए, कम से कम एमसीक्यू क्वेश्चन तो फार्मूला बेस्ड रहते हैं। कितना था? K/r², ठीक है। और इक्वेटोरियल में 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अगर लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या था वैल्यू? क्या वैल्यू था? एक्सियल में कितना था? Kp/2kp/r3 और इक्वेटोरियल में kp/r3, ठीक है। यस। व्हाट इज P? P क्या चीज है? P क्या चीज है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वेक्टर है कि स्केलर? डायरेक्शन किधर से किधर होगा? डायरेक्शन किधर होता है P वेक्टर का? तुम लोग को कुछ याद नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हो। करते हो कि नहीं? बोलोगे हाँ, ना तो बोलोगे नहीं। ये सब तो बेसिक बातें हैं। 2L क्या चीज है? व्हाट इज 2L? डाइपोल लेंथ, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइपोल। ये डाइपोल का सेंटर, समझ आया? डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है डाइपोल, ठीक है। हाउ मच टॉर्क? P क्रॉस E। E क्रॉस P क्यों नहीं है? E क्रॉस E क्यों है? दोनों सेम है क्या? E क्रॉस P और P क्रॉस E सेम नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि डाइपोल का बिहेवियर ऐसा है। क्या है डाइपोल का बिहेवियर? कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा, ओके, देन व्हाट हैपेंस? डाइपोल का रोटेशन ऐसे होता है, ठीक है। यानी प्लस, क्योंकि प्लस वाले पे E के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और माइनस वाले पे E के अपोजिट, तो डाइपोल ऐसे रोटेट होगा। यानी P का हेड E के हेड की तरफ जा रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा जब होता है तो पहले जो वेक्टर लिखा है मतलब उससे दूसरे वाले की तरफ जाना है, P क्रॉस E। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? PE साइन थीटा। तो इससे पता चल जाता है कब तक टॉर्क एक्ट करेगा, जब तक थीटा 0 नहीं हो जाता या 180 नहीं होता। अगर अपोजिट भी हो जाएगा तो भी टॉर्क 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 180 इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि या तो थीटा हो 0 और थीटा हो या फिर पाई, यानी P वेक्टर E के अलॉन्ग होना चाहिए, देन द टॉर्क बिकम्स 0. So what are these conditions called? When theta is 0 and when theta is pi. Yes, correct. Both of these conditions are known as equilibrium. Equilibrium. But this one is stable and this one is unstable. Okay? समझ आया? Now, potential energy of dipole in external electric field. Potential energy of dipole in external electric field. Dipole को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक
घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, इतना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, थीटा 1 पोजीशन में डाइपोल था पहले, जैसे ये था, थीटा 1 पोजीशन में था। डाइपोल की नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। कोई भी सिस्टम, दुनिया का कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। ठीक है, मतलब जैसे डाइपोल को देखें तो डाइपोल ऐसे घूमना चाहता है, बट हम इसको अगर अपोजिट घुमाएं, कोई थीटा 1 पोजीशन से कोई दूसरे थीटा 2 पोजीशन तक घुमाएं, तो हमें नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी यही वर्क डन जो है, ये कोई भी बाउंडेड सिस्टम जो होते हैं, यानी कि जो फ्री टू मूव नहीं है, जैसे कि ये डाइपोल वाला केस भी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे चाबी का खिलौना होता है, जो भी वर्क करेंगे वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम कोई रेफरेंस लेते हैं। इसमें रेफरेंस हमने क्या लिया था, थीटा 1 को लिया था 90 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे था तो इस पोजीशन को हमने 90 डिग्री लिया था, इसको थीटा 1 लिया था हमने, इसको थीटा 1 लिया। ठीक है, इस पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन में जब घुमाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस PE cos थीटा और माइनस P डॉट E। ठीक है, ये आ जाता है। अब फिर से इस पर आ जाओ। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होगा तो उस डायग्राम को देख के समझ सकते हो डाइपोल को किधर घुमाने से, यानी थीटा 2 कितना होने से स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। थीटा 1 तो पता है उतना है, थीटा 2 यस, थीटा 2 0 होने से स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे थीटा 2 का मतलब है थीटा, ये थीटा 1 हो गया और थीटा 2 थीटा हो गया इस मामले में, तो थीटा 0 कर दोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली एनर्जी मिल जाएगी, यू स्टेबल मिल जाएगा। और कितना होने से, थीटा कितना होने से अनस्टेबल होता है, पाई, पूरा उल्टा घुमा देंगे तो अनस्टेबल वाली एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टेबल में एनर्जी कितनी होगी और अनस्टेबल में कितनी होगी। देखो खाली तुम ही पढ़ रही हो पूरे क्लास में, बाकी लोग मौन व्रत धारण किए हैं, है ना, जैन मुनि बनी हुई है सफेद कपड़ा लगा के। बोलो आंसर दो, क्या होगा, कितना स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी कितनी आएगी, वो फार्मूला लिखा है उधर। थीटा जब 0 हो जाएगा तो कितनी एनर्जी आएगी, रुको इन लोगों को भी बोलने दो, कितना आएगा यहाँ स्टेबल में, कितना आएगा माइनस PE स्टेबल में, ओके, और अनस्टेबल में प्लस PE। ठीक है, माइनस एनर्जी जब भी होती है, नेगेटिव एनर्जी जब होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है। सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी हाई होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ठीक, इसीलिए जितने भी स्टेबल सिस्टम होते हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है। प्लैनेट्स जो सन के चारों रिवॉल्व करते हैं उनकी एनर्जी माइनस GMM बाई R स्क्वायर, R नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे जितने भी सिस्टम है जिनमें स्टेबिलिटी चाहिए उनकी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, 0 हो, नेगेटिव हो तो और भी अच्छा है। तो ये हो गया डाइपोल। और क्या बचा इस चैप्टर में, गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है उसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, अंदर जितना चार्ज होगा बस उसको लेना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन के साथ लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो ये है गॉस लॉ। तो फ्लक्स को ऐसे भी लिखा जाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं
क्लोज सरफेस के लिए यस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/0 क्यू नेट, यानी गॉस लॉ का ऐसे भी बोल सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/0 टाइम्स क्यू नेट। ठीक है, नेट क्यू नेट मीन्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। तो ये हुआ गॉस लॉ। फिर गॉस लॉ को हम लोग अप्लाई करते थे क्या क्या करने के लिए, एक स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, बोलो, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर इसकी रेडियस है, शेल की रेडियस। तो आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था शेल के अंदर, और सरफेस पर कितना था, और सरफेस के बाहर यानी शेल के बाहर कितना था। ठीक है, कितना था बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ये इनसाइड, ये सरफेस पर, और ये आउटसाइड। इनसाइड में फील्ड कितना था, इनसाइड में 0 होता है क्योंकि शेल के अंदर चार्ज तो होता ही नहीं है, ये शेल है, अंदर अंदर नो चार्ज। कंडक्टर की बात ही नहीं हो रही, अभी लिखा तो है स्फेरिकल शेल। शेल शेल मतलब हॉलो ही होता है। एग शेल नाम सुना है, एग शेल। एग शेल किसको बोलते हैं, अंदर देयर इज नो मैटर। व्हेन देयर इज नो मैटर देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज बिकॉज चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बिना चीनी डाले उसका स्वीटनेस एक से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता। जहाँ मैटर नहीं होगा वहाँ मैटर की प्रॉपर्टी यानी कि चार्ज भी नहीं होगा। चार्ज एंड मास आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो अंदर मैटर नहीं है तो अंदर चार्ज भी 0 है। सारा चार्ज सरफेस पर है ना। शेल, शेल का यही मतलब होता है। शेल मतलब होता है हॉलो स्फेयर ऑफ वेरी थिन वॉल। ठीक है, इनर रेडियाई और आउटर रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इनसाइड में 0, सरफेस पर के क्यू, क्यू मतलब इसका चार्ज है के क्यू बाय आर स्क्वायर। आउटसाइड में ये समझ आ गया, आउटसाइड में इतना होगा, सरफेस पर इतना होगा, इनसाइड में 0 होगा। अगर ग्राफ से बनाया जाए, एग्जाम में ग्राफ भी आता है, इधर आर इधर ई, जो पार्ट आ रहा है स्क्रीन में नहीं आ रहा है, थोड़ा उधर बनाना पड़ेगा, यहाँ बना देते हैं। तो ग्राफ भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीनों चीज़ें ग्राफ में दिखाई जाए, ऐसा एक ग्राफ, इधर आर इधर ई, व्हेन आर इज 0 से लेकर कैपिटल आर यानी कि सेंटर से लेकर सरफेस तक, आर इक्वल टू 0 से लेकर आर इक्वल टू कैपिटल आर तक फील्ड है 0 0। ठीक है, तो यहाँ तक फील्ड 0। फिर सरफेस पर अचानक से इतनी वैल्यू आ गई, इतनी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वाली, यहाँ तक 0 था, सरफेस पे डायरेक्ट इतनी वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद क्या होगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे r बढ़ेगा E डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये शेल का हुआ। अगर कंडक्टिंग स्फेयर होता तो क्या होता, कंडक्टिंग स्फेयर होने से क्या होगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर है मतलब अंदर में भी मैटर है, तो जहाँ मैटर है वहाँ चार्ज भी हो सकता है, लेकिन ये कंडक्टिंग मैटर है। कंडक्टिंग मैटर में अगर अंदर चार्ज दोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अंदर कोई चार्ज नहीं, बट क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल का है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से शेल में नहीं है, यानी कि नॉन पर और आउटसाइड में तो सेम रिजल्ट मिलेगा, बट इनसाइड में फील्ड 0 नहीं होगा। तो जब R लेस देन कैपिटल R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू R होगा, सॉरी स्मॉल r, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होगा। कितना होता है याद है किसी को, के क्यू स्मॉल r बाय आर क्यू कितना होता है। ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। बाकी सरफेस पर और
आउटसाइड में सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी कि ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू कैपिटल R तक, E प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगा, बिकॉज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और सरफेस पर जो रिजल्ट इधर आया था वही मिलेगा, और उसके बाद बाहर के लिए भी सेम रिजल्ट है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये वाला चौक लेकिन ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं, बहुत पतला है। हाँ, लाइन चार्ज के लिए फील्ड आया 2k λ/r, 2k λ/r। ठीक है, व्हाट इज लैम्डा? व्हाट इज लैम्डा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिंबल में याद रखो बट उसका मीनिंग हमेशा याद रहना चाहिए। तो लैम्डा इज टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। ठीक है, फिर क्या था? यस, इनफाइनाइट शीट, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेन शीट है, थिन शीट, इनफाइनाइट साइज का, तो इतना आता है। ठीक, समझ में आ गया? अब खत्म हुआ ये चैप्टर। फिर इसके बाद क्या था? पोटेंशियल। पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा डिस्कस हुआ है इधर ऑलरेडी, और पोटेंशियल में और कुछ खास था नहीं। कैपेसिटेंस में था, कैपेसिटेंस कल भी डिस्कशन किया था, कैपेसिटर की एनर्जी वो भी डिस्कस हो गया। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज में होगा तो कैसे बनाएंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? सीरीज कॉम्बिनेशन का कैसे आता है? यस, सीरीज में अगर है तो रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है और फिर लास्ट में फिर एक बार रेसिप्रोकल करना है। पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ठीक है, और कोई खास बात उसमें नहीं थी। यस, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, याद है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना था? 4πε0r, याद है ना? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, C प्रोपोर्शनल टू R पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। C प्रोपोर्शनल टू R पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी R डबल कर दोगे तो C का क्या होगा? डबल हो जाएगा, सेम रेशियो में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी था अगर याद हो तुम्हें, स्फेरिकल कैपेसिटर याद है? अच्छा, वो याद होगा ना, वेन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो पढ़ा था ना, एक स्फेयर के अंदर दूसरा स्फेयर है, सारा चार्ज अंदर वाले स्फेयर का बाहर ही आएगा, चाहे बाहर कितना भी चार्ज हो अंदर कितना भी चार्ज हो, डजंट मैटर, सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। यस, तो हमने एग्जैक्टली स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस नहीं किया था, बट बात वही है, उसी को थोड़ा और 2 लाइन आगे बढ़ा देने से स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाता है। और एनसीईआरटी बुक में उसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, टेक्स्ट में नहीं दिया है बट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, एक स्फेयर, 2 कंसेंट्रिक स्फेयर ले लिए, ठीक है, और बाहर वाले को ग्राउंड कर दिया, यहाँ पर चार्ज दिया तो यहाँ चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव वाला तो ग्राउंड हो गया तो बाहर रहा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका रेडियस है मान लो a और इसका रेडियस है मान लो b। फिर दोनों के सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे, a वाले की सरफेस पे और b वाले की सरफेस पे। फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा v करेंगे। ठीक है, डेल्टा v क्या होगा? va माइनस bv करेंगे, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस सिस्टम का, यानी इसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर बोल रहे हैं, Q बाई V कर देंगे। Q क्या चीज़ होगा? यहाँ जो चार्ज दिया था अंदर वाले स्फेयर पे, तो Q और V की वैल्यू यहाँ आएगी। तो इसको सॉल्व करने से स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा। समझ आया? VA माइनस VB कैसे करेंगे ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। VA की वैल्यू क्या होगी?
अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, उसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस इस स्फीयर के अंदर रखा है तो इस स्फीयर के चार्ज की वजह से अंदर कितना पोटेंशियल होगा, कितना होगा, याद नहीं आ रहा है? तो याद क्या करना है, उसमें स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है मालूम है ना? स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है तो पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है ना आर डिस्टेंस पर, वही फार्मूला यहाँ यूज हो जाएगा। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आउटसाइड पॉइंट और एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है, तो ये तो पूरा फिर दोबारा से डिस्कस करना है क्या, कर लोगे ना खुद से? कैसे लिखना है, इसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस इस बड़े स्फीयर के अंदर रखा हुआ है इसके चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल। फिर वीबी कैसे लिखोगे, इसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस इससे बी डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा। समझ आया? पोटेंशियल जब भी लिखते हैं या पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखते हैं तो चार्ज का साइन भी साथ में लेते हैं, फिर अलजेब्राइकली ऐड कर देते हैं तो प्लस या माइनस जो। तो यही वेन डी ग्राफिनेटर का वर्किंग पेज नंबर 90 पे R1 - R2 ऐसा दिया हुआ है। हमने ए और बी लिखा, उन्होंने R1 R2 लिखा। 29 पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्कस हुआ है, इसलिए ये तो बोलो मत कि पता नहीं है, ये बोलो कि याद नहीं है। जिसको याद है वो बोल नहीं रहा, गुस्सा होके बैठा है। याद है ना शिल्पी, याद है? दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच वाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, ये है ना प्लेट्स, दो प्लेट्स हैं, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। यहाँ कितना फील्ड होगा, यहाँ कितना फील्ड होगा, ये डिस्कस किया था ना। हाँ तो करो ना फिर, ए बी सी तीनों पॉइंट्स, ये सब का क्योंकि एमसीक्यू बनता है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? माइनस होगा तो उसका साइन ले लेना, साइन नहीं लेना होता, सॉरी गलत बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लिखते हैं तो चार्ज या चार्ज डेंसिटी का साइन नहीं लेते हैं, साइन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखते हैं। अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें दोनों पे प्लस भी हो सकता है, दोनों पे माइनस भी हो सकता है, एक पे प्लस एक पे माइनस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? तो जो केस गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताना पड़ेगा। चलो इसमें बताओ क्या क्या आएगा। माइनस माइनस कहाँ से आ जाएगा? यस, यहाँ पे आएगा सिग्मा 1, अगर सिग्मा 1 बड़ा है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 रखेंगे। माइनस सिग्मा 1 नहीं आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय। हाँ क्यों किया बताते हैं अभी। हाँ तो हम समझ गए ना इसका डाउट क्या है। ये बोल रही क्योंकि नेट फील्ड लेफ्ट में आ रहा है इसलिए माइनस बोलेंगे। मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। हाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 वाले का फील्ड इधर और 2 वाले का इधर, समझ गए? ये तो समझ में आ गया होगा। तो यानी कि दोनों के फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में आ जाएगा। मान लो सिग्मा 1 बड़ा है तो इस तरफ आ जाएगा, E1 की तरफ आ जाएगा, ये E1 और ये E2। इस पॉइंट पे क्या होगा, सिग्मा 1 का फील्ड इधर, सिग्मा 2 का भी इधर, पॉजिटिव है ना दोनों, तो अवे डायरेक्शन में दोनों का हो जाएगा, तो दोनों का फील्ड ऐड हो जाएगा। यहाँ भी वही होगा, सिग्मा 2 और सिग्मा 1 दोनों अवे डायरेक्शन में आएंगे तो ऐड हो जाएगा दोनों का फील्ड, ठीक है?
डार्क चॉक नहीं है सर, अभी अवेलेबल जो हुआ उसी से लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा फोर्स देके लिखने की। क्या? नहीं, ये चॉक अलग है, इसमें वैक्स ज़्यादा है, इसलिए ऐसे ही आएगा। दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिख रहा, थोड़ी विजिबिलिटी कम है बट दिख रहा है। वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लो, इसको 360 में भी दिख रहा है, 480 कर लो एटलीस्ट, 480 में तो दिखेगा क्लियर। हंड्रेड 140 तो बहुत कम हो जाता है। 1080 इज मैक्सिमम, बट ये जो सॉफ्टवेयर है स्ट्रीमिंग वाला, इसमें मैक्सिमम 720 ही रहता है, उसके ऊपर 1080 इसमें नहीं है। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कितना फील्ड होगा, अगर ये बोला जाए तो कैपेसिटर प्लेट्स में ऐसा होता है, ऐसा, जितना इधर चार्ज डेंसिटी है उतना इधर होगा, बस साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो बीच वाले पॉइंट में क्या? यस, क्योंकि एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि दोनों का फील्ड ऐड हो जाएगा, और दोनों का सिग्मा सेम है तो 2 सिग्मा हो जाएगा, अल्टीमेटली इतना आ जाएगा। ठीक है, और एक महा इम्पॉर्टेंट बात तो छूट गई, यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? dV ओवर dr, और माइनस साइन अगर लगा दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इन दैट रीजन, एंड माइनस साइन ये इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा वो डायरेक्शन फील्ड का होगा। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में और ये भी क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट तो न्यूटन पर कूलम आता है, ये आता है इस वाले डेफिनेशन से, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, इस डेफिनेशन से आता है। ठीक है, और इस वाले डेफिनेशन से आता है वोल्ट पर मीटर, देखो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस है ना, तो वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है। ठीक है, ओके, और क्या चीज था इसमें? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में सबसे पहले तो बात होगी पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं, डाइपोल मोमेंट होता है, यस करेक्ट। जब किसी सिस्टम में डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, तो हम उसे पोलर कहेंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मटेरियल के मॉलिक्यूल्स का ऑलरेडी एक डाइपोल मोमेंट होता है, इसीलिए उनका हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक डाइपोल है। बट व्हेन वी टेक अ बल्क पीस ऑफ दैट मटेरियल, तो उसका कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं आता है ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ दोज टाइनी मॉलिकुलर डाइपोल्स। ठीक है, तो पोलर मटेरियल भी कोई डाइपोल मोमेंट एग्जिबिट नहीं करते हैं। नॉन पोलर, नाम से पता चल रहा है, उनके मॉलिक्यूल्स का पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। नाउ हाउ टू पोलराइज दीज मटेरियल्स? पोलराइज मीन्स हाउ टू गेट ए नेट डाइपोल मोमेंट फॉर दैट मटेरियल। तो हमें पोलराइज करना पड़ता है। पोलराइज करने के लिए क्या करते हैं, हमें जो एक तो पोलर वाला केस है जिसमें रैंडम ओरिएंटेशन है, रैंडम ओरिएंटेशन को हम एक डायरेक्शन देते हैं, यानी कि डाइपोल्स के एक डायरेक्शन में घुमाते हैं। घुमाने का मतलब चाहिए टॉर्क, टॉर्क का मतलब चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना टॉर्क के रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और डाइपोल का रोटेशन होता है कब? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग फील्ड, क्योंकि वो पोलराइज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे
अपने पोलर मटेरियल को, पोलर मॉलिक्यूल्स वाले मटेरियल को, तो जो रैंडम ओरिएंटेशन है उसमें ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स, 100% नहीं बट ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। कौन से डायरेक्शन में? फील्ड के ही डायरेक्शन में, क्योंकि डाइपोल की टेंडेंसी है फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन करना, अलाइनमेंट हो जाएगा तो वो मटेरियल पोलराइज हो जाएगा। नॉन पोलर वालों में क्या होता है? स्ट्रेच हो जाता है मॉलिक्यूल, प्लस माइनस दोनों के चार्ज सेंटर सेपरेट हो जाते हैं और मटेरियल पोलराइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन एक तो फिनोमेनन भी है, पोलराइजेशन किसे कहते हैं, एक पोलराइजेशन टर्म भी है, या इसको पोलराइजेशन डेंसिटी के नाम से भी याद रख सकते हैं। पोलराइजेशन डेंसिटी मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। यस, ठीक है, तो मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन हुआ है, दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलराइजिंग फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। बट साथ साथ मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। सारे मटेरियल में एक बराबर फील्ड लगाने से एक बराबर पोलराइजेशन हो ये ज़रूरी नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है। तो यहाँ जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, काई। कल परसों कोई पूछ रहा था ना, वो एक्स, हाँ एक्स नहीं है, वो काई बोलते हैं उसको, CHI। ठीक है, चाय नहीं है, ची भी नहीं है, काय। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये डिसाइड करेगा कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितना पोलराइजेशन हुआ। तो काय अगर कंपेयर करना हो दो मटेरियल्स का तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल लेंगे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पोलराइजिंग फील्ड, कितना पोलराइजेशन हुआ देख लेंगे। जिसमें ज़्यादा आएगा काई का वैल्यू, मतलब उसमें पोलराइजेशन भी ज़्यादा हुआ। समझ गए? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने क्यों पढ़ा, ज़रूरत क्या थी, कहाँ यूज़ होता है? कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। यस करेक्ट, गुड, याद है। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के पोलराइज होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक के पोलराइज होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर एक चार्ज डेंसिटी आती है। तो कैपेसिटर प्लेट्स पर थी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। डाइपोल पोलराइज हो गया, पोलराइज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोलराइज होने का मतलब है कि अंदर जो पोलराइजेशन होगा उसका माइनस इधर होगा, प्लस इधर होगा, बिकॉज डाइपोल मोमेंट होता है माइनस से प्लस की तरफ। यानी इधर आएगी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, इधर आएगी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। समझ आया? तो बार बार डाइपोल बोल दे रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी आई है सिग्मा पी, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, इसकी वजह से एक अपना फील्ड भी डेवलप होगा। और ये फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। समझ आया? ये एरो किसका था? ये पोलराइजेशन का डायरेक्शन। इसको हटा देते हैं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो कैपेसिटर प्लेट्स पर जो चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा इधर माइनस सिग्मा इधर, इसकी वजह से एक फील्ड होगा, इसको हम E0 बोल देते हैं। और ये EP, ये पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी की वजह से है। तो यहाँ जो नेट फील्ड होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, ठीक है। और यहाँ डायरेक्शन देख के पता चल रहा है कि वेक्टर सम करेंगे तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा। नेट फील्ड विल बी स्मॉलर देन E0, यानी डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले जो फील्ड था उससे अब वीक हो जाएगा फील्ड। और फील्ड वीक होने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यही यूज़ है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब कितना हो जाएगा? अगर कंप्लीटली भर दिया तो K टाइम्स हो जाएगा,
या फिर के सी नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। सी नॉट मतलब जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, वैक्यूम था, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल पूरे गैप में भर दिया तो के सी नॉट हो गया। ठीक है, अगर पूरा नहीं भरा, एक स्लैब रखा बीच में, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय, बोलो बोलो, यहाँ पे के भी था ना, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा। के था इधर, नहीं था, के नहीं था, इतना हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसको पूरा मेटल से भर दें तो क्या होगा, मेटल के लिए के होता है इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, 0। टी भी तो डी के बराबर है क्योंकि पूरा भर दिया। टी मतलब थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, कंप्लीटली फिल कर दिया, तो डी माइनस डी 0, तो सी हो गया इन्फिनिटी। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, किसी बकेट का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो सकता है, बस ये हो सकता है पानी चला दो वो लीकेज होते रहे, ओवरफ्लो, यहाँ पे लीकेज होते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज होता रहेगा, वो एटमॉस्फेयर में जाते रहेगा। ठीक है, तो मैं लगेगा बाल्टी अभी भरी नहीं है, उसमें पानी तो ले ही रहा है बाल्टी, बट इट डजंट मीन कि वो सच में ले रहा है, वो सब ओवरफ्लो हो जा रहा है। ठीक है, अगर पूरा नहीं भरा, टी थिकनेस का ही रखा, तो डी माइनस टी, तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, और क्या था, हो गया कंप्लीट। कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर, इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर, डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, 1/2 Q इंटू वी भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई 2C भी लिख सकते हैं, सॉरी Q स्क्वायर बाई 2C, चेक कर लेना सही है कि नहीं, Q स्क्वायर बाई 2C भी लिख सकते हैं। कौन सा फार्मूला इन तीन में से कहाँ यूज होगा वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी थी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। ये जो एनर्जी है, इसको प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है, एरिया ऑफ द प्लेट्स और ये डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो इस एनर्जी को डिवाइड कर दो 1/2 CV स्क्वायर बाई ए इंटू डी, फिर यहाँ पे C की वैल्यू डालो, V की वैल्यू डालो, तो अल्टीमेटली आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने के लिए कि स्पेस में अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई बाउंडेड सिस्टम नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटर प्लेट्स की वजह से भी हो सकता है, वो किसी चार्ज बॉडी की वजह से भी हो सकता है, या व्हाटएवर बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चैप्टर हो गया खत्म।